वेव ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं। इसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस पढ़ाए थे एंड डॉपलर इफेक्ट डिस्कस किया था, और फर्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ बेसिक कंसेप्ट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस हुआ था। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन, कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन वेव। तो कहीं ना कहीं जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, आप उससे रिलेटेड ही है जो आपने 11th के फिजिक्स में पढ़ा था, साउंड में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड ही है। वहां साउंड वेव था, यहाँ लाइट वेव है। अब जैसे थ्योरी ऑफ लाइट का क्या क्या था, कॉर्पस्लर थ्योरी एंड वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, डुअल थ्योरी में आ गया आपका डी ब्रोगली। तो इसमें बेसिकली अपने क्या पढ़ना है, वेव थ्योरी पढ़ना है अपने। वेव थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस का प्रूफ अपन देख चुके हैं। अब इसमें क्या है आपका, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस, है ना। ये 2 चीज डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस, इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस में क्या क्या देखने वाले हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये 3 चीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जैसे मान लिया कि एक पार्टिकल है P इन ए मीडियम, कुछ ठीक है, ये आपको इस तरह से वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, A1, दिस इज एम्पलीट्यूड, बता चुका हूं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है। एक अनदर वेव लिया जिसका की एम्पलीट्यूड A2 है, दिस इज ए अनदर वेव है, इसका एम्पलीट्यूड A2। अब दोनों को मिला के एक सिंगल वेव आपको बनाना है, ठीक है, दोनों को मिला के एक सिंगल वेव बनाना है। दिस इज कुछ इस तरीके से, A1 और ये आपका A2 एम्पलीट्यूड का हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव। ये आपका फर्स्ट वेव हुआ, ये सेकंड वेव हुआ, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल वेव बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव। तो ये आपका रिजल्टेंट वेव हो गया। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब 2 वेव को सुपर इम्पोज करके एक सिंगल वेव बनाना। तो जो सिंगल वेव बना उसकी एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2, माने 2 सिंगल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। अब एक अनदर केस कंसीडर करते हैं कि बोथ वेव साइमल्टेनियसली अराइव एट P से साइमल्टेनियसली। इसका हो जाएगा आपका दिस, कुछ इस तरीके से, एक के बाद एक आएगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब एक वेव आपका पॉजिटिव से आ रहा है, एक वेव आपका निगेटिव, तो सुपर इम्पोज होके दोनों कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। तो इसमें रिजल्टेंट वेव में क्या हो जाएगा, इसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, जबकि इसके पहले वाला जो कंसेप्ट था उसमें देखना आप, इसमें देखो दोनों मैक्सिमम थे, तो एम्पलीट्यूड इसमें क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा था रिजल्टेंट वेव का, A इक्वल टू A1 प्लस A2। लेकिन इसमें एक मैक्सिमम एक मिनिमम से है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा कुछ इस तरीके से। इसमें हो जाएगा A1 माइनस A2 रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड। दिस इज सेम फेज, और सेकंड वाला हो गया आपका अपोजिट फेज। तो सेम फेज में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, और अपोजिट फेज में एम्पलीट्यूड आपका क्या हो रहा है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी को अपन दिस कंसेप्ट ऑफ और फेनोमेना इज मोर देन 2 वेव साइमल्टेनियसली रन, और 2 मोर देन 2 वेव के लिए भी हो सकता है इसका एग्रीगेट रिजल्टेंट वेव। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर, ए। सही है। सेम चीज था आपका ये 11th के साउंड वाले चैप्टर से। इसका बताएं, सुपरपोजिशन। सही है, सुपरपोजिशन।
ये आप देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं सुपरपोजिशंस का, अभी तो ग्राफिकल मैंने आपको बताया, तो मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो फर्स्ट पेज ये क्या आपका सेम फेज में है, तो सेम पेज मतलब पेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री हो गया। दिस A1 प्लस A2 दिस इज रिजल्टेंट वेव, और एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, दोनों वेव के एडिशंस के बराबर हो गया। दिस इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 1 A2 कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेव का मेनली इक्वेशंस ये होता है, इसी में कॉस थीटा आप 0 रखोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 प्लस 2A1 A2 मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज A1 प्लस A2 हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन दी वेव। अब यहाँ थीटा 0 रखा, ये हो गया मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो रूट कैंसिल ऑफ, A1 प्लस A2 हो गया। सेकंड वाला जो था अपोजिट पेज में था, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आपका ये था माने माइनस में हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड का, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2। A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और थीटा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो गया। अब थीटा 180 है और cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यहाँ रख देंगे -1, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ A1 माइनस A2 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। When two or more than two waves arrive at a point simultaneously, then the amplitude of resultant wave is given by vector sum of amplitude of each wave। अगर एक पॉइंट से दो या दो से अधिक वेव निकल रहे साइमल्टेनियसली, तो रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, जो वेव निकल रहा है सिंगल पॉइंट से, उसके एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, वेक्टर एडिशन। सही है। करो ये सॉल्व जो फॉर्मूला में रखकर, √61 सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 40, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, दिस इज 20, तो 61 इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोहेरेंट क्या होता है। तो नॉन कोहेरेंट सोर्स क्या हो गया कि आपका two source of light whose frequency are not same and phase difference between the wave emitted by which does not remain constant with respect to time, it's called non coherent sources। मतलब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज की जो सोर्स से जो वेव जनरेट हो रहा है, वो दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस अलग अलग हो तो नॉन कोहेरेंट सोर्स होगा, और एक हो जाएगा तो कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएगा। जैसे नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे लाइट इमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्स, जैसे कैंडल से लाइट इमिट हो रहा है, बल्ब से हो रहा है, तो दिस इज द नॉन कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि कैंडल से लाइट निकल रहा है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी और फेज डिफरेंस भी अलग होगा, इज नॉन कोहेरेंट। एंड इंटरफेरेंस फेनोमेना कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय सच टू सोर्सेज। मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला कि नॉन कोहेरेंट सोर्स में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस हमेशा, और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस कीप द चेंजिंग इन 10⁻⁻8 सेकेंड। कोहेरेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम हो दो वेव्स का, तो दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। दे आर ऑफ्टन फ्रॉम द सिंगल सोर्स। कोहेरेंट हमेशा सिंगल सोर्स से निकलना चाहिए। दिस कैन बी एपरेंट और रियल होते हैं। lesser light is highly coherent and monochromatic। the distance between them, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस का, and their state of polarization is also same। जैसे कोहेरेंट सोर्सेस के कंडीशंस हो गए।
दिस सोर्सेस ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के सोर्स होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस, स्पेशियल कोहेरेंट सोर्सेस और टेम्पोरल कोहेरेंट सोर्सेस। एंड द टू मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दिस सोर्सेस के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड से। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है कि लाइट सोर्स जो होते हैं नैरो होता है, एंड द वेव फ्रॉम इमिटेड बाय नैरो सोर्स से जो वेव निकल रहा है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में करते हैं, एक रिफ्लेक्शंस और एक रिफ्रैक्शंस हो गया। एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन्ड इसमें क्या होता है, इमेजिनरी होते हैं, जैसे इसमें क्या क्या हो गया, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर्स एंड यंग्स डबल स्लिट। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें लाइट सोर्सेस एक्सटेंडेड होगा, इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इमिटेड बाय एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। एंड द कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन, इसमें क्या होता है रियल, इसके कौन कौन से एग्जांपल है, न्यूटन रिंग्स, मिल्किंसंस इंटरफेरोमीटर और कलर्स इन थिन फिल्म्स। ठीक है, हायर क्लासेस में सब डिटेल में पढ़ना है। अब देखो यंग्स, in Young's double slit experiment, 2 points of the wave front are used as two coherent sources। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि द वेव फ्रंट, 2 points ऑफ वेव फ्रंट के 2 points अपन यूज करेंगे टू कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, जबकि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ सेम ओरिजिनल सोर्सेस आर यूज्ड एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। In Lloyd's, one original source and its image are used to coherent sources के लिए, वन Lloyd's ओरिजिनल सोर्स यूज करेंगे और इमेज कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। बताएं क्या होगा इसका आंसर। coherent, बोथ ए एंड सी, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, एक ही चीज है कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। क्या होगा इसका, non-coherent, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो, अब वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक्स है मॉल्स लॉ। मॉल्स लॉ क्या होता है, जैसे ए मान लिया आई नॉट इज द इंटेंसिटी, इफ आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए एनालाइजर्स, है ना। आई नॉट इंटेंसिटी का एक पोलराइज्ड लाइट जो है अपन ने कहा क्या इंसिडेंट किया एनालाइजर पे, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन दी ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में थीटा एंगल होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मान लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, और ए नॉट है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कैंसिल अप, ए इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, और एम्पलीट्यूड का ये होगा, सॉरी इंटेंसिटी का ये हो गया और एम्पलीट्यूड का ए, और आई आई मतलब ये मान सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ unpolarized light of the polarizer, and I be the intensity of light transmitted through the analyzers। तो इसका फॉर्मूलाज आपका ये हो गया I इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और आई नॉट बाई टू क्या होगा आपका आई नॉट हो जाएगा, तो और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो फॉर क्रॉस पोलराइजर और एनालाइजर के लिए क्या लेंगे, थीटा 90 डिग्री, जो फॉर्मूला भी निकालो उसमें थीटा 90 रख दो, तो कॉस 90 क्या हो जाता है आपका जीरो, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा जीरो। तो पोलराइजेशन कंफर्म द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। अब लाइट को, अगर लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड से लाइट को आप पोलराइज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन एंड डाइक्रोजिंग के थ्रू आप लाइट को आप पोलराइज कर सकते हैं एंड स्कैटरिंग। क्या होगा इसका आंसर, trans, ट्रांसफर, सही है।
इसका क्या होगा? डबल इफेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं ब्रेस्टर्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है? देखो, ये अपन ने दो मीडियम लिया, एक एयर मीडियम लिया, एक लाइट, एक ग्लास मीडियम है। मतलब एक आपका, और यहाँ से ऑर्डिनरी लाइट, मतलब ऑर्डिनरी लाइट मतलब अनपोलराइज लाइट है। मतलब अनपोलराइज मतलब जिसके रिफ्लेक्शंस, जिसके आपके फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस अलग अलग हो, ये है ना। ये आपका एयर से, मतलब रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, ठीक है, ग्लास एयर। और कुछ रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रेस्ट जो होगा रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी लाइट जाएगा अनपोलराइज, तो इस लाइट का कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज एंगल आई इक्वल टू आई पी, पोलराइजेशन एंगल्स हो गया। एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेट इट पोलराइजेशन एंगल, क्या कह रहा है? पोलराइजेशन एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो रहा है, आई इक्वल टू आई पी। और ये आपका रिफ्रैक्शन के केस में, such an angle of incidence of ordinary light at which reflected light from the transparent medium is completely plane polarized is called polarization angle। इसी को अपन आईपी को ही क्या बोल रहे हैं? पोलराइजेशन एंगल हो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टेड के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसी को अपन पोलराइजेशन एंगल कहेंगे। इस केस में क्या, कंप्लीटली पोलराइज हो जाना चाहिए। एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल, दिस आई पी। Angle of incidence of ordinary light at which reflected light from the transparent medium is completely plane polarized is called polarization angle। और इसी को अपन बोलते हैं ब्रेवेस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। At this point, reflected and refracted rays are mutually perpendicular। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, जो ये रिफ्लेक्टेड है और ये आपका रिफ्रैक्टेड है, दोनों क्या हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंगल या ब्रेवेस्टर्स एंगल भी बोल सकते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड है, दिस इज रिफ्रैक्टेड है, दिस इज एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ना, पोलराइजेशन होगा, यानी कंप्लीटली पोलराइज होगा। या बोल सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाए तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंगल या ब्रेवेस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। अब जैसे इसका प्रूफ कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ मालूम है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई पी अपॉन साइन आर, मतलब साइन इंसिडेंस अपॉन साइन रिफ्रैक्शन। तो आई तो आई पी है तो कर दिया, और आर हो गया रिफ्रैक्शन, और आई पी और साइन आर हो गया आपका, चूंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अपने को क्या निकालना है? आर निकालना है। इसमें 90 माइनस आर कर देंगे, आर डैश, सॉरी, दिस इज आर प्लस आर डैश हो जाएगा 90, क्योंकि ए 90 है। जैसे ये आया लाइट, दिस दिस, इसके बीच अगर 90 डिग्री है तो ए वाला बच गया और इसमें आर आता है, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल है 180 रहता है। आर इक्वल टू 90 माइनस है, तो साइन 90 माइनस थीटा लगाते हैं, जैसे कॉस थीटा, तो कॉस आर डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका साइन आई पी और आर डैश इक्वल टू आई पी। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो और एक चीज के बराबर साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में क्या हो गया? ब्रेवेस्टर्स लॉ केस में टैन आई पी।
हेंस प्रूफ। ये आपको ब्रेविस्टर्स ला अगर एग्जाम में आते हैं ये पूरा आपको ए और इसके पहले वाला स्लाइड पूरा आपको कंप्लीट राइट डाउन करना है। सी वाला। दिस इज पेन, सही है। इसका बताएं। 90 डिग्री। प्लेन पोलराइज लाइट। अब देखते हैं इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले सिंगल स्लिट से कोहेरेंट सोर्स से इससे लाइट गया तो इस तरह से, मतलब एक ये जो है ना लाइट डार्क इस तरीके से जाएगा और अगेन ये आगे स्लिट्स करेगा। दिस इज ये अनदर स्लिट्स हो गया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ सिंगल स्लिट, यहाँ आपका ये ओपन रहेगा, यहाँ भी ओपन रहेगा। इस तरीके से कुछ इमेज का फॉर्मेशन है। लाइट डार्क ये अल्टरनेट्स फॉर्मेशंस होते ही रहेगा इसमें। डीवी डार्क और एक ब्राइट। ब्राइट पॉइंट आपको ब्लू डॉट जो है तो ब्राइट पॉइंट बता रहा है और जो ए है डार्क पॉइंट बता रहा है आपका फ्लावर वाला जो नोटेशन है। तो ये ब्राइट डार्क इस तरीके से आपको स्क्रीन पे इमेज दिखेगा। तो थॉमस यंग यूज्ड द ingenious technique to lock the phase of wave emitting from S1 S2 source। मतलब ये जो था आपका S सोर्स था, यहाँ मैंने इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। He made two pinhole S1 and S2 on an opaque screen पे। दो वैसे एक तो यहाँ से निकला सोर्स से लाइट्स और एक यहाँ बना दिया दिस S1 S2 टू पिन होल कर दिया। These were illuminated by another pinhole that was turned into by a bright sources. Light wave spread out from S and fall on the both S1 S2। मैंने S से गया this और S1 पे, यहाँ से लाइट यहाँ कुछ इस तरीके से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फाइनल जो इमेज बन रहा है कुछ इस तरह से। दिस इज सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन और स्लेट के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो S1 S2 तो मालूम है डबल स्लिट का सोर्स हो गया। S1 S2 then behave like two coherent sources because light wave coming out from S1 and S2 are derived from the same original source and any abrupt phase change in S will manifest in exactly similar phase in the light coming out from the S1 S2। मतलब ये जो मैंने S से जो लाइट जा रहा है और S1 और S2 तो बेसिकली ये प्राइमरी काम करेगा और सेकेंडरी का, तो यही लाइट्स आपके आगे जाके स्प्रेड हो रहा है। दस टू सोर्सेज S1 एंड S2 विल बी लॉक्ड इन फेज, मतलब दोनों सेम फेज का हो जाएगा। दे विल बी कोहेरेंट लाइक द टू वाइब्रेटिंग नीडल इन ए वाटर वेव। दस द superficial wave emanating from S1 and S2 will produce interference fringes on screen GG dash। The position of maximum and minimum intensity can be calculated by using analysis given by the arbitrary point P on the G corresponding to maximum। तो S2P और S1P जो अभी बनाया था, जैसे मैंने ये था आपका S और ये जो था आपका S1 S2 ये स्क्रीन था, ये था आपका P और एक यहाँ से जा रहा था P। तो S1P S2P minus S1P is the n lambda। तो S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर ये आपको रखना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक डायग्राम आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज
फर्स्ट सोर्स था S1 था, दिस इज S2, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका D, और जो सेंटर जो एक्सिस जा रहा है O, और जो P पे जो फाइनल इमेज बन रहा है वो क्या हो गया आपका X हो गया, दिस इज X डिस्टेंस, और ये D हो गया। तो S1P और माइनस S2P यहाँ से निकालेंगे। अभी ब्रैकेट ओपन किया तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, दिस इज 2x, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको A प्लस B का होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2xD, 2 से 2 कैंसिल आउट तो xD हो जाएगा, प्लस D स्क्वायर बाय 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2dx, लेकिन ये बॉल ऑलरेडी माइनस है, इसको प्लस बना देगा 2dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस तो माइनस डी स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल dx, तो यहाँ हो जाएगा 2xd हो जाएगा, S2p माइनस S1p स्क्वायर का 2xd, तो ये हो गया आपका, और S1 S2d ऑलरेडी पता है, और OPX, तो S2p माइनस S1p हो गया 2xd, क्योंकि वो था ना अपना S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इक्वल टू 2xd, तो S2p माइनस S1p, और दिस इज S2p प्लस S1p is 2xd, S2p माइनस S1p क्या आ जाएगा 2xd अपॉन S2p प्लस S1p आ जाएगा। D इज मच लेस देन D, मतलब D तो हो गया आपका सेपरेशन बिटवीन स्लिट और कैपिटल D हो गया आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, then negligible error will be introduced, S2SP is replaced by 2D, तो जैसे for D इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और कैपिटल D है 100 सेंटीमीटर, OP 1 सेंटीमीटर, तो S2P प्लस S1P ये हो जाएगा आपका 200, तो दिस इज D के बराबर हो जाएगा, तो S2P XD अपॉन D हो जाएगा फाइनल, तो हेंस we have constructive interference resulting in bright region में दो तरह का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब दिखेगा, जब x इक्वल टू n लेमडा डी बाय डी हो गया। अब कैपिटल n लेमडा तो वेवलेंथ है, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन आपका स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में, और स्मॉल डी है आपका, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन, और ऑन द अदर हैंड डार्क रीजन, तो डार्क रीजन के केस में एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका, thus dark and bright bands appear on the screen, such bands are called fringes, dark light इस तरीके से। तो अब अगर when d is much greater than a small d, then white light source is used, then the wavelength absent from one of the source will be, ये wavelength हो जाएगा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये होगा, और पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिगेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के लिए, माने ब्राइट डार्क, उसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यह बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, इस एक्सप्रेस क्या आते हैं फ्रिंज बिट्स बोल देंगे इसको। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक इसका हो जाएगा, if an additional phase difference pi is created in one of the wave, then central becomes dark, in the center में जैसे फ्रिंजेस बनाना, यहाँ दिस, तो सेंटर में जो रहेगा ना स्क्रीन पे, ये क्या बन जाएगा आपका डार्क फ्रिंजेस तैयार हो जाएगा। तो द ब्राइट फ्रिंजेस आर रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, whereas dark fringes are result of destructive interference। याद रखना ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
और डार्क फ्रिंजेस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, whereas it is achromatic with white light. The formation of fringes is explained on the basis of Huygens Wave theory of light से explain कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सेम। Decreases. Fringes is a locus of constant phase. Young's experiment established that Young's experiment basically क्या बताता है? Light consists of wave. ये मैंने वेव ऑप्टिक्स के आज और भी कुछ कंसेप्ट बताया ना, कल इसके और भी आगे के देखते हैं।